नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। किसी भी केस की बात करें उसमें दो पक्ष होंगे, एक आरोपी और एक पीड़ित पक्ष। दोनों की लड़ाई इंसाफ के लिए होगी जो कानून के आधार पर मिलेगा, और बीच की कड़ी होगी उस केस का वकील जो बयानों, सबूतों, गवाहों के आधार पर इस केस को आगे लीड करेगा। लेकिन अगर बात सैफ अटैक केस की जाए तो इस मामले में तमाम सबूतों की बात कर लें, गवाहों की बात कर लें, सीसीटीवी फुटेज की बात कर लें, हर सबूत आए दिन एक नए ट्विस्ट के साथ सामने आता है। और ऐसा लगता है कि जो सबूत केस को सुलझाने में काम आने चाहिए, वही सबूत कहीं ना कहीं इस केस में मिसलीड करते हुए नजर आ रहे हैं। कानूनी दांवपेच क्या है, कहां तक पहुंची है बातचीत, हर चीज समझेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। संदीप शेरखने हमारे साथ मौजूद हैं जो आरोपी शरीफुल जो है इस केस में उनके वकील हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज नेशन पर। सर, सबसे पहले आपसे मैं यही समझना चाहूंगी कि किस तरीके से जो कानूनी पेचीदगी है, जो सबूतों को लेकर ट्विस्ट एंड टर्न सामने आ रहे हैं, उन्होंने इस केस को दिन प्रतिदिन और कितना मुश्किल कर दिया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम। सर, एम आई ऑडिबल? योर वॉइस इज टू लो। इस ग्लिच को हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि जो कानूनी दांवपेच और जो पेचीदगियां इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं, वो इसको दिन प्रतिदिन और कितना मुश्किल कर रही हैं? अभी जिस तरीके से मैटर में लूपहोल्स हुए हैं, जैसे लीलावती के हॉस्पिटल के टाइमिंग्स के हिसाब से, और मैटर में जो दिखाया गया है कि जो वेपन यूज़ किया गया है, उसमें भी हेक्सा ब्लेड को लेकर भी जो एफआईआर के स्टेटमेंट में दिया गया था कि वो हेक्सा ब्लेड है जी। कि हेक्सा ब्लेड के जैसा शार्प वेपन यूज़ करके मुझे वहाँ पे मारा गया था। तो और लेकिन जो सैफ की बॉडी में से जो नाइफ़ का टुकड़ा जो निकला है वो भी हेक्सा ब्लेड जैसा नहीं है। बिल्कुल। तो वो प्रॉपर एक नाइफ़ है, वो एक काफ़ी डिस्क्रिपेंसी है। और दूसरी एक चीज़ है कि आप देखोगे कि अभी तक पुलिस को जो शूज़ जो चाहिए था, जो शूज़ चोरी हुआ है वो भी नहीं मिला है। और उनका इंटेंशन था कि एफआईआर में उन्होंने बोला था कि आरोपी ने आके 1 करोड़ की मांग की है, और 1 करोड़ की मांग जो करता है, और उसके सामने करीना जी का स्टेटमेंट दिया गया था कि वहाँ पे ज्वेलरीज पड़ी हुई है, ओपन ज्वेलरीज मतलब घर में सामने रखी गई थी, तो भी वो एक्यूज़ ने उसे टच नहीं किया और शूज़ लेके चला गया है। तो वो जो डिमांड का जो क्वेश्चन है वो भी वैलिड नहीं है। दूसरी बात, जो उन्होंने बोला गया था कि उनको एक रूम में लॉक कर दिया गया था। अभी मुझे वो भी एक क्वेश्चन है, डाउट लगता है कि जो लॉक, अगर एक बेडरूम में जो लॉक करने का सिस्टम होता है वो अंदर से होता है, अंदर से लॉक किया जा सकता है, और एक जो लॉक होता है नॉर्मल लॉक होता है कि कोई भी टर्न करे तो इजीली अंदर वाला बाहर जा सकता है, बाहर वाला अंदर आ सकता है। अभी जो लॉक, सर, ये तमाम तो सवाल कि जो मौका वारदात लॉक को के लेकर जैसा उठ लॉक रहे हर एक हैं, इन बेडरूम पर में तो बात लगाया करेंगे जाए, ही ऐसा तो करेंगे। नहीं लेकिन होता हेक्सा है। ब्लेड का आपने जिक्र किया, क्या ये भी हो सकता है कि नर्स से पहचानने में कोई भूल हो गई हो, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन सामने आई उसी के आधार पर आई? ये भी तो हो सकता है कि हेक्सा ब्लेड और चाकू वो अंतर करने में भूल हो गई हो। देखो, भूल ये नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें अच्छी बातें शायद हम भूल सकते हैं, जो बुरी वारदात होते हैं एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि वो इंसान कभी वो चीज़ भूल नहीं सकता है, क्योंकि वो इंसिडेंट जो उनके घर पे हुआ है और उनकी आंखों के सामने हुआ है, तो वो कोई ऐसा वेपन जैसी चीज़ को नज़रअंदाज करना
काफ़ी मुश्किल है। और अगर इस वेपन के वेपन जो 3 होता टुकड़ों है की वो बात सामने की जाए, दिखता है, जी, क्योंकि वो अगर सैफ की बॉडी से उसको, आप कंटिन्यू करिए सर। यस, 3 टुकड़ों की बात की जाए तो मुझे वो भी एक डाउट लग, 3 टुकड़ों की बात अगर करेंगे तो वो पता चलता है कि वो अगर किसी मेटल मेटल को टकराए तो वो नाइफ टूटने की बात हो सकती है, लेकिन अगर वो ना जो मेटल है, जो सैफ की बॉडी में से जो नाइफ मिला है वो काफ़ी थिक है, वो बॉडी में घुसने से या लैसिरेशन करने से वो नाइफ टूट गया, वो भी एक क्वेश्चनेबल डाउट है। वो क्लियर नहीं है, वो चीज़ें काफ़ी डाउटफुल है जो नाइफ टूटने की बात की गई है। और जो टुकड़ा उनको, एक टुकड़ा मिला एक टुकड़ा नहीं मिला है, काफ़ी उसमें भी है कि वेपन की रिकवरी का भी क्वेश्चन आता है कि वो नाइफ है या एक्स्ट्रा ब्लेड है। और पहली बात तो नाइफ किसी की, अभी सैफ अली खान तो लोग स्टील बॉडी तो नहीं है कि उनकी बॉडी में नाइफ जाते ही वो टूट जाए, जी, तो ऐसा नहीं, वो भी एक ह्यूमन बीन है, तो नाइफ टूटना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी, और जिस तरीके से अब नाइफ देखोगे आप, तो नाइफ का पिक्चर आप देखोगे तो नाइफ में स्ट्रेटली कट किया गया ऐसा दिखा है। टूटते वक्त चीज़ें अनइवन टूटती है, सीधे नहीं टूटती है कभी। टूटने वाली चीज़ें का अलाइनमेंट्स काफ़ी अलग होता है, सेम नहीं होता है, तो वो भी एक काफ़ी डिस्क्रपेंसी आ गई है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वेपन को में। लेकर भी सवाल उठते, क्योंकि ये तो सबसे पहला एविडेंस था जो पुलिस के हाथ लगा, सबसे पहली वो तस्वीर सामने आती है जिसे देखकर लोग भी चौंक जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि कोई स्टील बॉडी थी, कि इस तरीके से वेपन, किस तरीके से हमला भी किया गया होगा कि वो चाकू टूट गया। हमला किया गया है, अगर आपने सैफ के मेडिकल रिपोर्ट देखे होंगे तो उसमें लैसिरेशन है, ओनली लैसिरेशन है, मेरे पास वो रिपोर्ट है। लैसिरेशन ऑन एल्बो, नेक, लैसिरेशन ऑन लोअर, लैसिरेशन ऑन बैक, ओनली लैसिरेशन, देयर इज नो डीप वुंड, देयर इज नो डीप वुंड विच बी सस्टेन इन द बॉडी ऑफ द सैफ। ऐसा कोई डीप वुंड उनके बॉडी में नहीं है। अगर लैसिरेशन करते हैं तो लैसिरेशन के लिए नाइफ की ज़रूरत नहीं होती है, आप ये सोचिए, फॉर द लैसिरेशन नाइफ इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड नाइफ हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द सैफ बॉडी, जी, and they are saying extra blade, and there are total 3 statement versions, are 3 version, different versions are there in the investigation, and उसमें जो नाइफ उन्होंने रिकवर की है फर्स्ट, और वो काफ़ी अलग है, पता नहीं वो उसमें। सर, अगर उसके तीनों टुकड़े बरामद कर लिए जाएं, उसकी फॉरेंसिक जांच हो जाए, तो क्या ये साबित हो सकता है कि इसी वेपन से हमला किया गया? अगर तीनों टुकड़े जुड़ते हैं, अगर वो प्रॉपरली जुड़ते हैं, अगर वो प्रॉपरली असेंबल किया जाता है, तो चेन ऑफ जो नाइफ का जो चेन है वो कनेक्ट किया जाए तो पता चल सकता है कि वो हुआ है, नाइफ से हुआ है कि नहीं। तो पहली बात तो नाइफ से लैसेरेशन होना वो थोड़ा सा हाईली इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने वो थिकनेस और नाइफ के जो शार्पनेस के ऊपर भी डिपेंड होता है कि वो कैसे, किस तरह से यूज़ हुआ हो। इसके अलावा शरीफुल का जो फ़ोन जब्त किया गया है, आरोपी का फ़ोन जब्त किया गया है, उसके लोकेशन और तमाम डंप डेटा के हिसाब से क्या उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है कि उस वक्त वो आसपास था सैफ के घर के? तो ये भी एक बड़ी मदद होगी पुलिस के लिए इस पूरे केस में। हाँ, अगर लोकेशन, अगर वो फ़ोन यूज़ कर रहा होता है, अगर वो फ़ोन का नेटवर्क वो बांद्रा एरिया में है, दिखाया जा सकता है, तो एक पुलिस के लिए मदद हो सकती है। लेकिन अगर वो फ़ोन उसी नाम का नहीं है और ये फ़ोन वही यूज़ कर रहा था, इसका भी पुलिस को प्रूफ देना चाहिए, पुख्ता सबूत देना चाहिए कि ये फ़ोन वो यूज़ कर रहा था उस टाइम, क्योंकि इसने किसी को फ़ोन किया नहीं है और वो फ़ोन, ऐसा कोई कन्वर्सेशन हुआ नहीं है, ना ही सैफ को, ना ही किसी करीना को, ना ही किसी को। तो वैसे फ़ोन और सीडीआर के रिलेटेड इतना एविडेंस उनको सपोर्ट नहीं होगा।
इस पूरे मामले में सर कहीं ना कहीं जो सबूत मिल रहे हैं वो भी गुमराह कर रहे हैं, और जो सबूत अभी नहीं मिले हैं उनको ढूंढने की होड़ भी लगातार मची हुई है। और इसी बीच एक सीसीटीवी का जिक्र पुलिस की तरफ से किया गया कि एक ऐसा सीसीटीवी सामने आया है जिसमें आरोपी जो है वो बार बार अपना हुलिया बदलता हुआ नजर आया, कपड़े बदलता हुआ नजर आया पुलिस को गुमराह करने के लिए। तो अगर वो पेश किया जाता है कोर्ट में तो क्या वो रिलायबल होगा, वो सीसीटीवी फुटेज? पहली बात तो मैं थोड़ा सा आपका 2 मिनट लूँगा। जी। सीसीटीवी फुटेज जो आज के बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे रेसिडेंट्स और सारे जगह पे, मुझे ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि इतनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी है और उनके सोसाइटी मेंबर्स जो सोसाइटी रजिस्टर सोसाइटी होगी और उनके ऐसे सोसाइटी में कोई भी फ्लोर पे सीसीटीवी नहीं है। और सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि सैफ और करीना के घर के 11th और 12th फ्लोर पे भी सीसीटीवी नहीं है, अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, और उनके पैसेज का और उनके सोसाइटी कंपाउंड में कहीं पे भी ऐसा सीसीटीवी दिखना नहीं है। और सीसीटीवी फुटेज उनके पास सिर्फ 6th फ्लोर का एक ही क्लिप मिला है। तो सोचिए कि वो बिल्डिंग कितनी सिक्योर है या नहीं है, या उन्होंने जानबूझकर सीसीटीवी दी नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और क्या हुआ है वो भी नहीं है। और जो सीसीटीवी फुटेज में जो 6th फ्लोर पे जो एक्यूज को दिखाया गया है, और उसके बाद जो एक मोबाइल एक पिक्चर आया था उसका, कहीं पे वो सिम कार्ड ले रहा है या कहीं पे वो दिखाया था स्टेशन पे वो खड़ा है ब्लू शर्ट में, टी शर्ट डाले हुए बैग के साथ, उसमें उसकी मूछें हैं। लेकिन अगर आप 6th फ्लोर की क्लिप में देखोगे तो उसकी मूछें उसमें नहीं है। तो कोई मूछ निकाल सकता है लेकिन बढ़ा नहीं सकता है। और दूसरी बात, जो सीसीटीवी के फुटेज में मैंने एक मीडिया में सेकेंड रिमांड के ड्यूरिंग मैंने उनको एक फॉरेंसिक के मेरे प्राइवेट लैब के रिपोर्ट भी बताए थे, जिसमें नोज के लेंथ, लिप्स के लेंथ, लेकिन नकली मूंछ तो वकील साहब लगाई जा सकती है। अगर हुलिया बदलने की प्लानिंग पहले से ही थी और इस तरीके का कोई दिमाग में पहले से प्लान चल रहा था तो हो सकता है कि उस बैग में मूंछ नकली रखी हो। यस, लेकिन नकली मूंछ अगर क्राइम कोई भी, अगर आप एक सोचोगे एक क्रिमिनल के माइंड से, तो अगर उसको कुछ करना है तो वो नकली मूंछ लगा के जाएगा, ना कि निकलने के बाद नकली मूंछ लगाएगा। ये आप सोचिए, नकली मूंछ वो लगाएगा, दाढ़ी लगाएगा, नकली मूंछ लगाई जाएगी, या तो कोई ग्लेस कैप ऐसा कुछ पहन के अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए जाएगा। लेकिन वो क्राइम सीन 6th फ्लोर के फुटेज में आप देखोगे तो उसमें मूंछ नहीं है। और जो बाहर उन्होंने जो फुटेज निकाला है उसमें वो मूंछ है। तो वो काफ़ी क्वेश्चनेबल है कि कोई मूंछ बढ़ा सकता है कि कम कर सकता है। और कपड़े बदलने वाला अगर कोई सीसीटीवी पुलिस के पास है तो क्या वो पुलिस के लिए एक रिलायबल सबूत हो सकता है कोर्ट में पेश करने के लिए? सीसीटीवी फुटेज जी, ऐसा पुलिस का दावा। फुटेज एक रिलायबल सबूत हो सकता है अगर उनके पास प्रॉपर फुटेज हो, और वो प्रॉपर, अगर पुलिस का दावा है लेकिन उन्होंने ऐसा कोई रिमांड एप्लीकेशन में सीसीटीवी फुटेज का ऐसा हमने रिकवर किया है, पंचनामा किया है, ऐसा कुछ उन्होंने प्रॉपर स्पेसिफिकेशन डिटेल रिपोर्ट नहीं दी है। और जो शक्ल मैच ना होने का बार बार आप भी हवाला दे रहे हैं, आरोपी के पिता की तरफ से भी कहा गया, और इससे एक डिफेंसिव जोन में एक बड़ा दलील जो है वो इसे माना जा रहा है। लेकिन क्या ये कोई आंखों का भ्रम भी हो सकता है? हो सकता है सीसीटीवी की कैमरा क्वालिटी कुछ इस तरीके से हो, तो क्या इन चीजों को कंसीडर किया जा सकता है इस दलील के अगेंस्ट? कैमरा क्वालिटी अगर आप देखोगे, कैमरा क्वालिटी प्रॉपर थी, उसमें वो दिख रहा है। कोई ऑप्टिकल भ्रम हो सकता है क्या? ये होती है कि जो एक्यूज पकड़ा गया उसको उसके नहीं ऐसा कुछ नहीं, भ्रम नहीं हो सकता है, क्योंकि
आजकल सीसीटीवी फुटेज, वीडियो क्लिप्स, ये सारे चीज़ें हैं जो आज बीएनएस में भी अगर देखेंगे, आपके जो बीएनएसएस में है जो अमेंडमेंट हुआ है, तो उनमें बहुत सारे सेक्शंस में बताया गया है कि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ये सारे एडमिसिबल प्राइमरी एविडेंस हो गए हैं, तो वो एडमिसिबल इन आइज़ ऑफ लॉ होने लगे हैं। तो वो जो सीसीटीवी फुटेज जो अगर पुलिस ने रिकवर किया है, तो उसकी जो क्वालिटी और उनकी जो एक्यूरेसी और उनका जो तो वैलिडिटी जो होती है, वो काफ़ी वो लोग चेक करते हैं, और चेक करने के बाद ही वो मान्यता दी जाती है उनको। एक चाकू जहां से खरीदा गया सर, उस दुकान का पंचनामा करने की बात भी पुलिस कहती वो है, भ्रम तो नहीं क्या हो सकता ये है। एक सबूत हो सकता है आरोपी के अगेंस्ट कोर्ट में? पहली बात तो उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो हेक्सा ब्लेड उस यूज़ हुआ है या चाकू। अगर हेक्सा ब्लेड हुआ है यूज़, तो वो उनको कहाँ से हेक्सा ब्लेड मिला है वो पता करना चाहिए, ना इधर की चाकू कहाँ से परचेज किया है वो। आपको लगता है कि ये इतना जरूरी नहीं है, और लेकिन वो अगर उस दुकान जो का वहाँ से पंचनामा किया इंक्वायरी गया कर है तो रहे क्या हैं, ये एक अहम अगर सबूत नहीं वो होगा? प्रॉपर इंक्वायरी करके होगा, अगर पंचनामा किया है, अगर वो पंच प्रॉपरली कोर्ट में आके अपना विटनेस देगा और इसने ही वो परचेज़ किया है, अगर उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, और अगर ये बोलता है कि ये बंदे ने परचेज़ किया है, क्या किया है, कैसे किया है, कब किया है, अगर वो प्रॉपरली डिटेल्स देता है विथ एविडेंस और कॉन्क्रीट प्राइमा फेसी एविडेंस के तौर पे, फिर वो एडमिसेबल होगा। और अगर खरीदो फरोख्त की बात की जाए तो एक सिम कार्ड भी खरीदा गया था बंगाल में, उस महिला से भी पुलिस ने पूछताछ की है। खुद मुंबई पुलिस कलकत्ता पहुंचती है और बंगाल में पहुंचकर उससे पूछताछ होती है, तो ये कितना रिलायबल होगा पुलिस के लिए? अभी वो सिम कार्ड उसे क्यों मिला है और उसने उसको क्यों दिया है, और उसने जो सिम कार्ड यूज़ किया है, जो शरीफुल ने यूज़ किया है या नहीं किया है, वो भी एक क्वेश्चन है। और वो क्यों लिया गया है सिम कार्ड, किस वजह से लिया गया है, और सिम कार्ड कोई अपना सिम कार्ड आज के डेट में कोई अपना सिम कार्ड या आधार कार्ड केवाईसी किसी को देता नहीं है, तो वो क्यों दिया गया है, वो भी एक क्वेश्चन आता है। अब तो क्या ये CDR आरोपी और के सिम के अगेंस्ट रिलेटेड भी जा जो सकता है? उनका डिफेंस होगा, मेरे ख्याल से वो चार्जशीट में बताया जाएगा। जी। आरोपी के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, पर अगर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ इन्होंने दिया है और इन्होंने ही लिया है, तो फिर वो अगेंस्ट जा सकता है। और फिंगरप्रिंट्स वाली थ्योरी ने भी इस केस का आधार ही बदल कर रख दिया। एक तरफ कहा गया कि फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए, फिर पुलिस का बयान आता है कि अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। ये तमाम चीजें फिर से इस केस में एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा करती हुई नजर आई। तो अगर फिंगरप्रिंट्स वाली थ्योरी में कुछ आने वाले समय में बदलाव होते हैं, फिंगरप्रिंट्स मैच होते हैं, तो क्या आरोपी को सजा दिलाने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी? फिंगरप्रिंट्स के इस क्वेश्चन पे मैं आपको एक आंसर दूंगा डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस दिन ये कांड हुआ है, जिस दिन एक्यूज उनके घर गया, ये सारी वारदात हुई है एज पर प्रोसिक्यूशन स्टोरी, जी। सीआईडी ने, ना ही फॉरेंसिक टीम ने, ना ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बिल्डिंग को सील नहीं किया है, ना ही कॉरिडोर को सील किया है, ना ही जो रूम में वो बंद था और जो फ्लैट के अंदर वो घुसा है, वो पैसेज एरिया से लेके वो फ्लैट को सील नहीं किया गया। दूसरी बात, उस वक्त फॉरेंसिक सीआईडी और ना ही पुलिस की टीम ने इमीडिएटली वो क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं। वो फिंगरप्रिंट्स का जो लेना और उनको जो फॉरेंसिक के लिए भेजना और उनको उनके ऊपर जो वैलिडिटी फिंगरप्रिंट्स उनको जो मिलते हैं वो टेस्ट करना, वो उन्होंने प्रॉपर किया नहीं है। जी। और वो कहीं रिमांड एप्लीकेशन में दिखा नहीं है कि ऐसा ऐसा कोई फिंगरप्रिंट्स का बताया गया है। दूसरी बात, उन्होंने जब बाद में फिंगरप्रिंट्स का एनालिसिस किया, उनके
काफ़ी, वो तो एक रेसिडेंशियल फ्लैट है और काफ़ी सोसाइटी में वहाँ पे नीचे आना जाना लोगों का लगा रहता है, तो फिंगरप्रिंट्स किसके आए हैं किसी के नहीं आए हैं और वो मैच होना और या मैच करवाना वो अलग चीज़ है। वो उसके ऊपर एक डिस्क्रिपेंसी काफ़ी रहेगी जो पुलिस को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो उन्होंने कैसे फिंगरप्रिंट्स ली है, कब ली है, क्या किया है और फिंगरप्रिंट्स कैसे मैच होते हैं या नहीं होते, वो भी उनको एक बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर होगा। यानी ये कहा जाए कि इस देरी की वजह से जो मिलान का प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उस पर भी सवाल आप खड़े कर सकते हैं कोर्ट में। यस, डेफिनेटली कोर्ट में हर एक जो टाइमिंग से लेके डिले से लेके और जो फिंगरप्रिंट्स कलेक्शंस के चेन ऑफ प्रोसीजर्स के हिसाब से जो डिले किया गया है और जो डिले हुआ है, उनके सारी चीज़ें के सवाल कोर्ट में खड़े किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आरोपी शरीफुल के वकील एडवोकेट मिस्टर संदीप शेरखाने, जिनसे हमने बातचीत की कि किस तरीके से कौन कौन से सबूत जो हैं वो पुलिस कोर्ट में रख सकती है, कौन कौन से सबूत रिलायबल हैं और आगे शरीफुल के आरोपी से इस पूरे केस में किस तरीके से उसके आरोपी साबित होने के जो चांसेस हैं उसके इर्द गिर्द क्या कुछ माहौल बन सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की हमने कोशिश की। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, आगे भी कवरेज लगातार जारी रहे। नमस्कार। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।